स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। नमस्कार, आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार। हरित विकास पर बजट बाद के पहले वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन। अर्थव्यवस्था के हरित विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा। भारत दौरे पर गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। संबंधों को और बेहतर बनाने पर दोनों देशों का जोर। तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग के बढ़ेंगे अवसर। गंगटोक में सीपीए इंडिया रीजन के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन का लोकसभा अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। कहा, विधायिका जनता की समस्याओं को हल करने का मंच। विधानमंडल बने मर्यादित चर्चा का केंद्र। नागालैंड और मेघालय में अंतिम चरण में चुनाव प्रचार। सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने झोंकी ताकत। मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर चुनाव आयोग का विशेष जोर। और अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर। 1600 से अधिक उड़ानें रद्द। हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे। राहत और बचाव का काम जारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आमंत्रित करते हुए कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में देश की जो क्षमता है वो सोने की खदान से कम नहीं है। आम बजट 2023-24 में हरित वृद्धि को लेकर की गई विभिन्न घोषणाओं के संबंध में वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने हितधारकों को भारत में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान बायो ईंधन पर केंद्रित है और निवेशकों के लिए अपार अवसर खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को बैटरी भंडारण क्षमता बढ़ाकर 125 गीगावाट करनी होगी। भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। ये बजट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के रूप में स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए मैं आज एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े हर स्टेक होल्डर को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव ने आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सदियों पुराने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। साथ ही संबंधों को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। भारत और गुयाना के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसमें काफी अहम है। अटलांटिक महासागर के उत्तरी तट पर स्थित दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना में पिछले दशक में तेल और गैस का बड़ा भंडार पाया गया और गुयाना की तरफ से भारत की कंपनियों को इसके निष्कर्षण का मौका मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ बातचीत में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी साथ मिलकर काम करने की बात तय की गई। दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में भारत और गुयाना के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। गुयाना के उपराष्ट्रपति शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गंगटोक में सिक्किम विधानसभा में आयोजित सीपीए इंडिया रीजन के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन का शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के साथ संपर्क साधनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है, जिसका असर नजर आने लगा है। उन्होंने संसद और विधानसभाओं को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने पर जोर देते हुए कहा कि जन भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र सशक्त होगा, साथ ही शासन प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने मादक पदार्थों की समस्या के निदान के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। साइबर बुलिंग को लेकर उन्होंने कहा कि इससे हमारे किशोर और नौजवान प्रभावित हो रहे हैं और इससे सुरक्षा और संरक्षा के लिए सख्त कानून की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट की विधान मंडलों के अंदर व्यापक चर्चा होती है, संवाद होती है, कानून बनाते समय सक्रिय भागीदारी होती है और सबसे कम गतिरोध होता है। कई विधान मंडलों में तो कभी गतिरोध ही नहीं हुआ। ये एक अच्छी परंपरा है, अच्छी परिपाटियां हैं। हम सदन की गरिमा को बनाए रखें, अच्छी परंपराओं को लागू करें। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस सम्मेलन में चर्चा के लिए रखे गए विषय सिर्फ पूर्वोत्तर ही नहीं, बल्कि देश, दुनिया और मानवता के लिए प्रासंगिक और भविष्य से संबंधित हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के अलावा विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी, संसद सदस्य और सिक्किम विधानसभा के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। गृहमंत्री जी ने कहा कि ड्रग किस तरह हमारी भावी पीढ़ियों को तबाह कर रहा है, और इतना ही नहीं, इससे जो प्रॉफिट होते हैं वो कैसे टेरर फंडिंग के लिए, टेररिज्म के लिए दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरा 10 देश ड्रग फ्री इंडिया का संकल्प ले चुका है और उस दिशा में हमें कैसे मिलकर काम करना है। आजादी के अमृत महोत्सव पर यह हमारा संकल्प है और इससे हमारा भविष्य जुड़ा है। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा यह है। और इसी खबर पर गंगटोक से जुड़ी हैं संसद टीवी संवाददाता कृति मिश्रा। कृति, क्या खास रहा और सीपीए इंडिया रीजन के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन में? जी हां दीक्षा, आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने 19th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 उसकी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। देखिए, कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही जो अपने दर्शकों के सामने लाना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि देश के विधानमंडल मर्यादित चर्चा का केंद्र बनने चाहिए और साथ ही साथ विधायिकाओं में जो जनता की समस्या है उसका हल ढूंढा जाना चाहिए, उसका निदान ढूंढा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किस तरह से जो जनता है उसको कनेक्ट करना चाहिए, फिर वो चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे देश का पार्लियामेंट हो। ऐसे में उन्होंने देश की संसद का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे डिजिटलीकरण हो रहा है ताकि जनता के लिए और एक्सेसिबल बनाए जा सके हमारे जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं। इसके अलावा एक बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए दिया कि कैसे नॉर्थ ईस्ट एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से अब डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म बन रहा है। देखिए, अगर इस कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो 3 बड़ी थीम है इस बार कि कैसे पब्लिक को और एक्सेसिबल बनाया जाए अपने लेजिस्लेचर्स के लिए ताकि वो उनको अप्रोच कर सकें, साइबर बुलिंग पर कैसे काबू पाया जाए और साथ ही साथ ड्रग अब्यूज जो कि एक बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे यूथ के लिए, उस पर कैसे काबू पाया जाए। तो देखिए, जो इस रीजन के, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के, जो सीपीए जोन 3 के रीजन के जितने भी स्पीकर्स आए हैं वो इस पर डेलिब्रेशंस करेंगे, सार्थक चर्चा होगी, सुझाव आएंगे और आगे का रास्ता सुझाया जाएगा। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये 19th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3। जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कृति। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के बल्लारी में विजय संकल्प समावेश को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर कांग्रेस और जेडीएस पार्टी रही। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही परिवारवादी पार्टियां हैं जो आम जनता के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। उन्होंने इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। गरीबों के घर में गैस भेजा, शौचालय भेजा, बिजली भेजी, बैंक अकाउंट भेजा, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा उठाया। मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना का टीका लगाकर
कर्नाटक को कोरोना से सुरक्षित करेंगे। मोदी जी ने हर गरीब के घर में 2.25 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल या रागी या गेहूं या ज्वार ये भेजकर गरीब के चूल्हे को जलते रखने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। नागालैंड विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े? संसद टीवी संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने इसी मुद्दे को लेकर डिप्टी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अलीला चांग से विशेष बातचीत की। चुनाव आयोग की तरफ से भी एक महिला जो हैं वो डिप्टी सीईओ हैं नागालैंड की अलीला चांग जी, वो जिम्मेदारी संभाल रही हैं। In the electoral roll also, there are more women voters than the male. So, according to that also, the women empowerment is coming up. And then when we see the contesting list also, there are 4 women who are contesting, and we hope and pray that at least one of them will be get elected. Nearly 400 polling stations, which will be manned by the women team. And recently, during the last election also, there were women team, but now for this 2023 election, more women team had come up. So, like when we see the initiative and the work that they do, for me, it means that the women, they are more sincere in doing all the election-related works than the male. तो जो डिप्टी सीईओ हैं अलीला चांग जी, उनका कहना है कि जब महिलाएं लोकतांत्रिक प्रोसेस में आती हैं, जब वो मतदान की पूरी प्रक्रिया को भी संभालती हैं, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र जो है और मजबूत होता है। कैमरामैन ब्रजा सुंदर रावत और कैमरा सहयोगी करणजीत सिंह के साथ पवन कुमार शर्मा, कोहिमा, नागालैंड। और अब रुख करते हैं मेघालय का। मेघालय का चेरापूंजी बारिश के साथ साथ राजनीति में एक नए प्रयोग के लिए भी जाना जा रहा है। कॉमन डिबेट प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच जहां सभी दलों के उम्मीदवार एक साथ बैठकर बारी बारी से जनता को संबोधित करते हैं और मौजूद जनसभा उन्हें सुनती है। चेरापूंजी से संसद टीवी संवाददाता सूरजमोहन झा की रिपोर्ट कुछ इसी पर है। इस मंच पर यहां से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार मौजूद हैं। इसे यहाँ की लोगों ने बताया, इसका ये जगह कहला रही है कॉमन डिबेट प्लेटफॉर्म, यानी एक समान मंच यहाँ उपलब्ध कराया गया है उम्मीदवारों के लिए, जहां पर वो इकट्ठे होकर अपनी अपनी बात जनता के सामने रखेंगे। और ये जो भीड़ अब ये जनसमूह यहाँ पे देख रहे हैं, ये जनसमूह किसी पार्टी की नहीं है, बल्कि यहाँ सुनने आए हैं इस कॉमन डिबेट प्लेटफॉर्म पर अपने जो अलग अलग दलों के उम्मीदवार हैं उनकी बातों को, और जिससे वो सहमत होंगे या जो उन्हें लुभा पाएगा अपनी बातों से, उसे वो अपना मत 27 फरवरी को देंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं मेघालय से अपने सहयोगी सूरजमोहन झा का। सूरज, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि आप इस वक्त पुलिस बाजार में हैं और व्यापारियों का मुख्य बाजार है ये। कल यहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी रैली करने वाले हैं। किस तरीके से चुनाव अभियान जोर पकड़े हुए है और क्या क्या चुनावी हलचल है मेघालय में? करें तो ये अंतिम चरण पर आ चुका है। बिल्कुल दीक्षा, अगर हम मेघालय में चुनाव प्रचार की बात करें तो ये अंतिम चरण पर आ चुका है और तमाम बड़े नेता मैदान पर अब आ चुके हैं। जनता को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास किया जा रहा है 27 फरवरी से पहले का। और इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मेघालय में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। एक वो गारो हिल्स में, तुरा में, और शिलोंग राजधानी में वो रोड शो करने वाले हैं। और रोड शो के बाद जहां मैं खड़ा हूं, ये शिलोंग का पुलिस बाजार है, जो मुख्य बाजार और व्यापारिक गतिविधि का केंद्र है। यहां पर रोड शो करने के बाद ठीक मेरे पीछे आप अगर एक मंच देख रही होंगी तो वहां से वो सभा को संबोधित भी करेंगे। तो इस तरह से आगाज हो चुका है आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार का। और प्रधानमंत्री के आने के साथ ही यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी एनपीपी के मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा ने भी यहाँ बाहरी और जो अंदर मेघालय के हैं उसका मुद्दा यहाँ छेड़ दिया। उन्होंने कहा है कि मेघालय का विकास वही कर सकते हैं जो यहाँ के दल है, ना कि बंगाल और दिल्ली से आने वाले नेता या दल यहाँ पर विकास करेंगे। तो उन्होंने भी
बाहरी और अंदर का मुद्दा यहाँ छेड़ दिया है। साथ में हमने कल देखा था कांग्रेस की भी रैली हो रही है और कांग्रेस ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत यहाँ पर लोगों से वायदे किए हैं कि मेघालय की संस्कृति को वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में ही जो क्षेत्रीय दल है यूडीपी और अन्य दल, ये लोग यहाँ पर स्थानीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय पहचान का मुद्दा भी उठा रहे हैं। खासतौर से खासी और जयंतिया हिल में खासी मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर बात हो रही है। साथ में थोड़ी देर पहले जैसे आपने देखा कि यहाँ पर एक सार्वजनिक मंच तैयार किए गए हैं जहाँ सभी उम्मीदवार खड़े होकर अपनी बात को रख रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं और वो आखिरी कोशिश हो रही है कि जनता को लुभाया जाए। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि मेघालय में 32% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। पर्यटन की अपार संभावनाएं मेघालय में है और यहाँ ड्रग्स की समस्या है। तो ऐसे कई समस्याएं हैं जिनको लेकर तमाम दल जो है, चाहे वो राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय दल हो, वो जनता से वायदे कर रहे हैं कि अगर उनके हाथ में सत्ता आती है तो वो उसका निवारण करेंगे। साथ में ये देखना होगा कि 6 बार से यहाँ पर स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं बिल्कुल बिल्कुल सूरज, का जो मतदान होगा, बिल्कुल 27 फरवरी को मतदान होगा। पुरजोर कोशिश कर रही हैं तमाम पार्टियां। अब देखना ये होगा कि जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दावा किया है कि इस बार बीजेपी 2018 की तुलना में और भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। अगरतला में संसद टीवी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने बातचीत की मुख्यमंत्री माणिक साहा से। सर, सबसे पहले जनता ने अपना मतदान दे दिया है, अपना निर्णय दे दिया है। ओवरऑल पहला सवाल सर, कैसे देखते हैं जनता के इस निर्णय को? बहुत ही अच्छा। जो ये लोग अभी हमारा मतदाता जिस तरह वोट यहाँ पर डाला है, इस तरह पहले त्रिपुरा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतना शांतिपूर्ण और परिवेश जो है, पूरा त्रिपुरा का बदलाव जो हम लोग कहते थे चलो पलटाई, उस नारा को देखते हुए अभी कोई वायलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। इतना सुंदर मतलब परिवेश में उत्सव जो कहते हैं, निर्वाचन उत्सव, उस उत्सव करके सभी ने वोट डाला अपना मतदान। सर, लेकिन इस बार कई जगह इस तरह की बात आ रही है कि बीजेपी के सामने चुनौती है अपने वर्तमान में राज्य को बचाने के लिए। क्या आपको लगता है, मुख्यमंत्री के तौर पे आपने काम किया है, क्या आपको लगता है कि चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है और जनता देख चुके हैं यहाँ पर। खास करके हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नारा दिया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उस आधार पर त्रिपुरा में काफ़ी कम हुआ है। डेवलपमेंट का बात यहाँ पर अभी हम लोग बोले, जैसा यहाँ पर नेशनल हाईवे 6 नेशनल हाईवे का काम ऑलरेडी समाप्त हो रहा है या काम चल रहा है अभी भी। उसके बावजूद भी 7 नेशनल हाईवे और भी 10,222 करोड़ का मंजूरी दिए हैं। तो ये रास्ता जो अभी बन रहा है हर जगह, ये पहाड़ काट के अलाइनमेंट करके, इस तरह इतना सुंदर त्रिपुरा का कनेक्टिविटी इतना अच्छा हुआ। तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग को रास्ता खाली नहीं दिया, हम लोग को रास्ता भी दिखा रहे हैं। लेफ्ट और कांग्रेस का कहना है कि इस बार सरकार हम बनाएंगे, वो तो सिर्फ वादे कर रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। कौन सा काम नहीं किया? देखिए, हम लोग रिपोर्ट कार्ड लेके गए। हम लोग जो वादा किए थे वो रिपोर्ट कार्ड लेके, किसी का हिम्मत, आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ पहले गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट कार्ड लेके कहा ये काम हम लोग वादा किए थे हम लोग किए। तो रिपोर्ट कार्ड लेके हम लोग गए थे। तो सिर्फ जो वादा नहीं किया नहीं है, उससे भी ज़्यादा काम किए। आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, तो मैं अगर पूछूं कि आपने वास्तव में जनता की नब्ज को सही तरीके से पकड़ा है, तो कोई क्या गलत होगा है कहना? नहीं, देखिए, जनता से ज़्यादा पॉलिटिक्स जरूरत नहीं है। मतलब ये जनता का जो समस्या है उसको अगर एड्रेस करे और साथों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे और इनको जैसा प्रधानमंत्री जी जिस तरह सोचते हैं उसी धारा पर रहने से ही, मतलब और कुछ नहीं चाहिए। वो हमारे लिए इतना मार्गदर्शन देते हैं हमेशा। तो उसको अगर पकड़ के हम लोग आगे चले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वो नर्व जानते हैं, जनता का नर्व बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पहचान गए हैं और उस तरह काम करते हैं। सरकार आपकी बहुमत के साथ आ रही है सर? एकदम बिल्कुल आएगा, उसमें दो राय नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एनआईए ने आपराधिक गिरोहों, आतंकवादी समूहों और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े विभिन्न माफिया के बीच सांठगांठ से संबंधित मामले में एक आतंकवादी के करीबी सहयोगी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने इस सांठगांठ का भंडाफोड़ करने के लिए
8 राज्यों में 76 स्थानों पर छापेमारी मारने के बाद ये गिरफ्तारियां की। गिरफ्तार किए गए लोगों में कनाडा में रह रहे घोषित आतंकवादी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का निकट सहयोगी लकी खोखर उर्फ डेनिस भी शामिल है। एनआईए ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छापेमारी की है। भारत का लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के साथ कुदरती रिश्ता है। महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर हितों की समानता है, जिसके चलते नई दिल्ली का ध्यान इस देशों के साथ कारोबार, निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच संपर्क बढ़ाने पर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों पर दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के साथ भारत का वार्षिक कारोबार $50 अरब है और यह आगे बढ़ रहा है। These are countries with whom their aspirations, their interests, their history is very similar to us. So there is a natural bonding here, there is a convergence, there is a legacy of working together which I think has got revived. I also want to say make a particular mention of the countries where there is a large Indian community. These are countries where we have a very strong emotional connect. We have a historical obligation. We have very strong cultural empathy with these countries, and I can राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में एक समारोह में 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी परंपरा में कला एक साधना है, एक संजीवनी है, सत्य की खोज का माध्यम है। उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी भावनाओं का प्रसार किया जाता है, जो सुंदर है उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, प्रकृति का सम्मान किया जाता है, नई फसल का स्वागत किया जाता है। विभिन्न राज्यों में मैंने अपनी बहनों के साथ शामिल होने की आनंद का अनुभव किया है। ऐसे अवसर पर एक विशेष ऊर्जा और स्नेह के भाव का संचार होता है। मैं अपने देश की अद्भुत कलाओं को नमन करती हूँ। देवियों और सज्जनों, आज सम्मानित कलाकारों को मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सब विभिन्न कला परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे तथा आने वाली पीढ़ियों को भी इन कलाओं के साथ जोड़ेंगे। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख डेविड मालपास ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न विषयों, खासकर विकास और नवाचार के भविष्य के क्षेत्रों पर चर्चा हुई। भारत की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी अमेरिकी समकक्ष जेनेट एल येलेन से बेंगलुरु में मुलाकात की। FMBCG की बैठक 24-25 फरवरी को बेंगलुरु में होगी। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक का मध्य प्रदेश के खजुराहो में उद्घाटन हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने के लिए संस्कृति बहुत जरूरी है। जलवायु अनुरूप कृषि और खाद्य प्रणाली इनोवेशन के लिए निवेश आकर्षित करने और समर्थन जुटाने के लिए काम करने वाले एक वैश्विक मंच से भारत भी जुड़ गया है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव में आबू धाबी में आयोजित IUP के बिजनेस फोरम से इतर एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय में वृद्धि, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और वित्तीय बाजार को मजबूत बनाने के उपायों की घोषणा से नौकरियां बढ़ने के साथ आर्थिक वृद्धि को गति मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज कराई प्राथमिकियों के सिलसिले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देते हुए 28 फरवरी तक गिरफ्तारी के संरक्षण प्रदान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय का वो आदेश बरकरार रखा है जिसमें ई पलानीस्वामी को अन्नाद्रमुक का अंतरिम महासचिव बने रहने की अनुमति दी गई है। देश के प्रमुख शेयर बाजारों में आज लगातार 5वें दिन गिरावट जारी रही और BSE सेंसेक्स 139 अंक गिरकर बंद हुआ।
अमेरिका में अरकनसास में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार एक पर्यावरण परामर्श कंपनी के 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। विमान उड़ान भरने से कुछ ही समय बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चीन के पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र के पास ताजिकिस्तान में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान में मुर्गोब के 67 किलोमीटर पश्चिम में था। और अब बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। विश्वभूषण हरिचंदन ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार गोस्वामी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्यों का बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य के लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने आगामी वित्त वर्ष के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में यमुनोत्री रोपवे के लिए 166 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली नगर निगम सदन की कार्यवाही स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर हंगामे और नारेबाजी के कारण आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार से पूछताछ की। पंजाब की बठिंडा ग्रामीण सीट से विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता अमित रतन कोटफता के सतर्कता ब्यूरो ने रिश्वत के एक मामले में गिरफ्तार किया है। कुछ ही दिन पहले पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने विधायक के निकट सहयोगी रशीम गर्ग को इसी मामले में पकड़ा था। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिका में एक बार फिर से आए बर्फीले तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बर्फीले तूफान के कारण 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं 2000 से अधिक उड़ानों में देरी हुई है। बर्फीले तूफान ने पश्चिमी और मध्य राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके कारण लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने खराब मौसम की चेतावनी पहले ही दे दी थी। इस महीने की शुरुआत में भी अमेरिका में विमान सेवाएं प्रभावित हुई थी और इस दौरान 1400 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई थी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं ब्रिटेन के चिड़ियाघर में डांसिंग लेमूर की तस्वीरों के साथ। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।